Mapping is the first area. रुक जाए. Okay. Okay. So do start. सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को. ये बैच का फर्स्ट डे है और पहला क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. जो इस क्लास को मिस करेंगे आगे लगेगा कि ये कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, प्रॉब्लम आएगा. सो डू अटेंड फर्स्ट क्लास विथ ऑल केयर. ये क्लास दोनों ही लैंग्वेज चलेगा, बाइलिंगुअल क्लास है, इसलिए जब नोट्स लिखें तो रुक के लिखें, सही से लिखें. और सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, ये पीटी ज्योग्राफी है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज्योग्राफी का सेशन है. फुल लेंथ सेशन है जिसमें ज्योग्राफी के सभी आयाम, सभी पक्षों को डिस्कस करेंगे. सिर्फ ये है कि आप लोग पेशेंस से पढ़ें और लिखते रहें, ठीक है. ज्योग्राफी में देखोगे कि जो सिलेबस है, आमतौर पे देखिएगा प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत डिफाइन नहीं होता है, चाहे यूपीएससी का हो या बिहार का हो, आपको बहुत लिखा नहीं होता है. तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि हमें पढ़ना क्या है, किस सोर्स से पढ़ना है, तब जाके वो कंफर्म होके हम आंसर लिख पाएंगे, ठीक है. यहाँ पे ध्यान रखें कि जो फर्स्ट एरिया है, जो मेजर एरिया है, कल के यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी देखा होगा, मैपिंग बहुत ही स्ट्रांग एरिया है. ज्योग्राफी की शुरुआत वहाँ से है. जितने क्वेश्चन थे कल देखा मैंने यूपीएससी, तो सारे के सारे मैक्सिमम मैपिंग से थे. कॉन्सेप्ट कम था, मैक्सिमम मैपिंग का एरिया था. चाहे वो अफ्रीकन मैप था या फिर रूस का वेस्टर्न एरिया है जिसको पूछा है, सारे मैपिंग क्वेश्चन थे. या बिहार में भी देखिएगा या यूपी का क्वेश्चन है,
सभी में मैपिंग हमारे 50% क्वेश्चन ले जाते हैं। तो पहले सेक्शन को मन से करना है। फिर मैपिंग इंडिया का बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सप्लीमेंट बिहार हो जाए उतना ही स्ट्रांग, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं पहले सिलेबस और सोर्स डिस्कस करता हूँ। ये फर्स्ट जो अप्रोच है उसे हम लोग जोड़ते हैं रीजनल से। रीजनल ही मैपिंग है जिसको हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। प्रादेशिक भूगोल एक ऐसा एरिया है जिसमें विश्व के भूगोल को पढ़ते हैं। जो ज्योग्राफी पहले नहीं पढ़े हैं वो वैचारिक तौर पे ये समझिए, किसी भी भौगोलिक तथ्य का या भौगोलिक प्रदेश का अध्यायों में अध्ययन प्रादेशिक भूगोल है, राइट। जो इंग्लिश समझते हैं उसको समझिए, द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर रीजन इन टॉपिक्स। मान लीजिए कि आप यूपीएससी दे रहे हैं, तो इंडिया एक आपके लिए प्रदेश हो गया। जो बिहार दे रहा है उसके लिए बिहार एक प्रदेश हो गया, राइट। जो इससे ऊपर के एग्जामिनेशन दे रहे हैं वर्ल्ड भी एक प्रदेश हो गया, राइट ना। तो किसी भी प्रदेश को अध्यायों में पढ़ना प्रादेशिक भूगोल है। मान लीजिए कि हमने बिहार का स्टडी शुरू किया, तो कहाँ शुरू करेंगे? बिहार का पॉलिटिकल, बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट पहले याद करने होंगे। फिर बिहार का फिजिकल, वहाँ उसके इकोनॉमिक कंडीशन, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, तो बिहार का टोटल स्टडी हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही देखिएगा कि आपके सिलेबस में रीजनल ज्योग्राफी के दो एरिया बनते हैं। एक एरिया बनता है मेगा प्लेस में कि हम कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं। मेगा रीजन क्या हो गया? कॉन्टिनेंट। हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा प्रदेश क्या है? महाद्वीप है? उससे छोटा प्रदेश हमारा इंडिया है और उससे छोटा प्रदेश बिहार है। इन तीनों का प्रादेशिक अध्ययन, बात समझते हैं? परिभाषा क्या हो गया प्रादेशिक भूगोल का? किसी प्रदेश का अध्यायों में अध्ययन, द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर रीजन इन टॉपिक्स। क्लियर ना? तो आप जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ इसको लिखिए, चूंकि आपका जो फर्स्ट पेज है आपके पूरे सिलेबस का, पूरे कोर्स का फाउंडेशन है, उसको वहाँ से लिखना। इस टेबल बनाइएगा और यहाँ पे इसको डिफाइन कर लीजिए कि क्या है रीजनल ज्योग्राफी, क्या है, राइट। तो लिखिए रीजनल ज्योग्राफी, और नोटबुक पहले दिन से सुदृढ़ रखिए, बेहतर रखिए। ऐसा नहीं कि पतली सी नोटबुक में लिख रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं, फिर सीक्वेंस में ना आएगा, राइट। जैसे देख रहे हो छोटी सी नोटबुक है, हाँ, डोंट गो फॉर फर्स्ट डे, फर्स्ट डे शुड बी अ वेरी एक्यूरेट डे। तो लिखिए किसी प्रदेश का अध्यायों में अध्ययन प्रादेशिक भूगोल है। लिखो द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर रीजन इन टॉपिक्स इज रीजनल ज्योग्राफी। किसी प्रदेश का अध्यायों में अध्ययन, टॉपिक्स में अध्ययन, ये क्या हो गया? रीजनल ज्योग्राफी हो गया। तो इस सेंस में हम लोग मैपिंग करेंगे, 3 डिफरेंट लेवल पे मैपिंग करेंगे। एक वर्ल्ड का, इसमें लिख लीजिए ये 3 कंटेंट एरिया आएगा, दैट इज कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। सभी महाद्वीप का नाम भी लिख लीजिए तब भी चलेगा, हमारे स्टडी का एरिया होगा सभी महाद्वीप। और जीके के लेवल पे उसको सीक्वेंस में लाइए, सभी महाद्वीप को बड़े से छोटे क्रम में। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या हुआ? एशिया। एशिया से छोटा अफ्रीका, से छोटा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद हाँ। तो ये सभी कॉन्टिनेंट का स्टडी, डिटेल स्टडी जो मैपिंग का हिस्सा होता है, ठीक है। आपकी मैपिंग हो गई। इसके लिए क्या कीजिए कि एक एटलस लेके आइए, और कल से जब भी आइए तो आपके क्लास में नोट लिखते समय भी आप अगर उस प्लेस को एक बार मार्क कर लीजिए तो वो चीज़ बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड एटलस हो तो ज़्यादा अच्छा है, टीटी के भी है, ओरिएंट ब्लैक स्वान भी अच्छा है, राइट ना। वो भी कोई एक एटलस ऑक्सफोर्ड खरीद लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। स्कूल एटलस, अदर नहीं, कई एटलस आते हैं, स्कूल एटलस आप खरीदिए जिसकी कैपेसिटी क्लास 12 तक हो, है ना। एक स्टूडेंट्स एटलस आता है, पटना से पब्लिश होता है, लेकिन वो ऑप्शनल के लिए, आपके लिए यूज नहीं है।
ये करेक्ट हो गया, पहले चीज समझ में आ गई। इसके साथ एक टॉपिक है जो हम पढ़ाते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, ह्यूमन इकोनॉमिक एस्पेक्ट के लिए, वो है नेचुरल रीजन। अगर ये दोनों कर लेते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सभी क्वेश्चन बन जाएगा, राइट ना। कॉन्टिनेंट पढ़ लिया और प्लस में ये सेक्शन नेचुरल रीजन पढ़ लेने के बाद आपको इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन सब बन जाते हैं, करेक्ट ना। 2 एरिया हो गया। तीसरा एरिया है, ये सारे हमने जो बताया वो रीजनल ज्योग्राफी है, करेक्ट ना। तो अभी तक जो नोट्स आपने लिखा है कि रीजनल ज्योग्राफी क्या है, उसमें हमारा ए एरिया और बी एरिया आया, ठीक ना। इसको मैं हटा देता हूँ, इतना तक आपने लिख लिया होगा। इस जो हिंदी में लिख रहे होंगे इसको प्राकृतिक प्रदेश लिखिए, जो नेचुरल रीजन है उसको लिख जाइए प्राकृतिक प्रदेश। सो आपके सिलेबस का ए एंड बी, करेक्ट, प्राकृतिक प्रदेश और कॉन्टिनेंट्स। अच्छा, दूसरी चीज बात है कि आप इसको पढ़ेंगे कहाँ से। देखो, कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी भी करते हैं और उसको, जिनको इंटरेस्ट होता है ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ने का, ये जो कॉन्टिनेंट्स है उससे हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, ठीक है। अब पुरानी एनसीईआरटी अब उतनी रिलेवेंट रह नहीं गई जो 2004-5 से पहले वाली थी। तो यहाँ पे जितना कुछ पढ़े वो सिर्फ हमारे नोट्स से ही पढ़े, वो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ये एरिया है जिसे इंग्लिश में पढ़ना हो, जेसी लियोंग पढ़ ले। गोचिंग लियोंग का सर्टिफिकेट ज्योग्राफी है, बड़ी अच्छी बुक है, लास्ट का 90 पेज करीब, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता हो, जो बिहार के लिए पढ़ रहे हो, बिहार में आपके लोकल बुक्स पढ़ रहे हो, तो पहले एक बुक आता था सुरेश प्रसाद का इंटर ज्योग्राफी, देखिए पटना में मिलता है, उसमें नेचुरल रीजन उतना ही अच्छा दिया हुआ जितना जेसी लियोंग में दिया हुआ। हिंदी मीडियम का अच्छा बुक है, हम लोगों ने भी पढ़ा था बहुत पहले। तो ये दोनों इक्विवेलेंट बुक है, करेक्ट ना। तो हाँ बताइए, हिंदी में इंटर भूगोल सुरेश प्रसाद, ये सुरेश, ये भारतीय वन की बुक आती है ना, इंटर भूगोल करके आता है, ठीक ना। उसमें लास्ट के टॉपिक है, जैसे जेसी लियोंग में है उसका हिंदी रूप है वो। तो आपके सिलेबस का 2 एरिया याद हो गया होगा, ए एंड बी। ए एरिया क्या हो गया, याद तो हो जाए, पहले सिलेबस तो याद हो, कॉन्टिनेंट्स। बी एरिया नेचुरल रीजन, वेरी गुड। देखिएगा, सी आपका ये एरिया है वो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है। और ये ज्योग्राफी आपको हिंदी में क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है, क्रमबद्ध भूगोल है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है। ये ज्योग्राफी बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। इसमें आपको जितना भी एरिया है वो ब्रॉड एरिया है, इसमें ज़्यादा टाइम लगाते हैं, या अच्छा लगता है कि यही ज्योग्राफी मुख्य ज्योग्राफी है। इसमें आपको भौतिक भूगोल है, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, मानव भूगोल है, जिसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, और आर्थिक भूगोल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जिसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को हम भूगोल का सैद्धांतिक पक्ष कहते हैं। जब आपने मैपिंग कर लिया, विश्व के प्रदेशों की पहचान हो गई, तो आप भूगोल को सैद्धांतिक रूप से समझने लगते हैं। तो ये भौतिक भूगोल का 4 डिफरेंट कंपोनेंट एरिया आता है, इसके 4 पक्ष आएंगे। एक को हम स्थल मंडल कहते हैं, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अगर हम इंग्लिश कर दें तो ये हो जाएगा लिथोस्फीयर, लिथ मीन्स रॉक होता है,
हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ये एरिया है। तो भौतिक भूगोल काफ़ी टाइम देके पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि उसमें सैद्धांतिक एरिया है और साइंटिफिक एरिया है। कहिए कि भूगोल का कोर एरिया नज़र आता है, तो इसे काफ़ी टाइम देके पढ़ते हैं। है भी कॉन्सेप्चुअल एरिया, भूगोल का मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से है। तो स्थलमंडल हो गया, दैट इज़ जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं ऑप्शनल की दुनिया में, इसे ओशनोग्राफी कहते हैं, इसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, और ये इन्वायरमेंट का एरिया, बायोजोग्राफी का एरिया आता है। अब देखो, हर एक कंटेंट्स का एक लिमिट होता है कि आपको कितना पढ़ना है। पीटी के लिए देखो, जो क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक है, प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी, पुराना हो नया हो दोनों उतना ही अच्छा है, राइट। टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी इसलिए होता है कि आपको लैंग्वेज आ जाए। कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज ही आपको डिफीट करता है। तो नोट्स अच्छा से बनाएं, डायग्राम्स जो मैं क्लास में बनाऊँ उसको समझिए, और हर एक जितने कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसके डायग्राम आप बना पाएँ तो समझिए कॉन्सेप्ट आ गया। अगर डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, इट मीन्स वो कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं उलझन है, राइट ना। सिर्फ अगर फिजिकल ज्योग्राफी में आपको डायग्राम भी याद है तो आपको कॉन्सेप्ट याद है, राइट ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैप रहता है। तो ये सभी एरिया का डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोजोग्राफिकल एरिया का। तो आपका जो एरिया होगा पढ़ने का एरिया, वो क्लास 11 का आप फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। बिहार में देखिएगा फिजिकल से क्वेश्चन कम आते हैं, है ना। यूपीएससी में तो अब पूछना ही छोड़ दिया है। इस बार तो देखिएगा जो नहीं के बराबर क्वेश्चन थे, बट ये एरिया जब पूछता है तो फिर बनेगा नहीं। यूपीएससी में इसलिए भी कम पूछता है कि क्वेश्चन ज्योग्राफी से 12, ये 100 क्वेश्चन है तो कितना पूछ लेंगे, 12 से 13 क्वेश्चन। तो उसमें इतने सारे कंटेंट्स में कभी कोई एरिया ओवरलुक हो गया। ह्यूमन ज्योग्राफी है जो आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक है, इसमें देखिएगा ह्यूमन ज्योग्राफी में मेन कंसर्न एरिया पॉपुलेशन है एंड ह्यूमन सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा बेहतर से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन प्रीलिम्स के गलत ना हो जाएं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं, जितनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं सभी को पढ़ते हैं। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय चतुर्थ क्रिया, इसके साथ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, 4 हो गया टॉपिक्स आपको डिसाइड। इसके लिए भी हम क्लास 11 के 12 के जो बुक हैं इसको ही फॉलो करेंगे। देखिएगा पिछले 4 वर्षों से जो क्वेश्चन रहा है एज इट इज एनसीईआरटी के इस सेकेंड बुक से रहा है। अब देखिएगा तो अलायंस में मिल जाएगा। जैसे पूछ दिया कृषि की शुरुआत हुई तो विश्व का पॉपुलेशन कितना था, देखा होगा क्वेश्चन, राइट। वो पक्की इस बुक से क्वेश्चन थे, राइट। या जितने भी क्वेश्चन देखिएगा एक बार पैटर्न तब। तो हमारा ये एरिया हो गया, दैट इज अ सी सेक्शन ऑफ सिलेबस। अब बताओ कि सिलेबस याद हुआ। फर्स्ट सेक्शन में क्या है, रीजनल ज्योग्राफी। सेकेंड सेक्शन में नेचुरल रीजन। सी सेक्शन का 3 कंपोनेंट हो गया, फिजिकल में, ह्यूमन इकोनॉमी, ठीक है। बुक्स डिसाइड हो गए हमारे। अब देखो कि डी सेक्शन जो हमारे सिलेबस का है वो है इंडिया, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इंडिया, बहुत डिटेल इसको करना है, राइट ना। इंडिया का तीनों ही पक्ष, जैसे रीजनल ज्योग्राफी का एरिया होता है, आप फिजिकल इंडिया, ह्यूमन इंडिया एंड इकोनॉमिक इंडिया, ये तीनों एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। भारत का भौतिक, भारत का मानव सेंस और आर्थिक सेंस, ये तीनों एरिया, ये तीनों के तीनों एरिया 2 बुक कवर करते हैं। 2 बुक्स हैं क्लास 11 का। इंडिया एनवायरनमेंट करके बुक है, देखा होगा, भारत पर्यावरण करके, नहीं पतली सी बुक है आज के दिन में, वो भी उतनी अच्छी है जैसे पहले थी।
ज़्यादा अच्छी है, चूँकि आज के दिन में उसी से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा ह्यूमन इकोनॉमिक इंडिया क्लास 12 का एनसीईआरटी है, आर्थिक विकास करके, भारत आर्थिक विकास करके है ना, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा होगा। तो ये दोनों ही रिलेवेंट बुक है आपके डी सेक्शन आपके सिलेबस का। देन सबके साथ एटलस ज़रूर रखें। देन हमारा ई सेक्शन है, ई सेक्शन हमारे बिहार हैं, बिहार का स्टडी, चूँकि बिहार बीपीएससी देने जा रहे हैं, तो जितना इंडिया को महत्व दीजिए उतना बिहार को दीजिए। ऐसा नहीं कि इंडिया हमने ज़्यादा पढ़ लिया और बिहार को मिनिमम करके निकल गए, क्योंकि जितनी क्वेश्चन के ओरिएंटेशन आपके मेंस एग्जाम में देख लिया होगा कि सभी को टैग बिहार जोड़ा उन्होंने, और हद तो ये है टैग जोड़ने के बाद सरकार की योजनाओं से जोड़ा है ना। तो ये आगे के आने वाले ट्रेंड्स के लिए सावधान होने की ज़रूरत है कि मेंस में सिर्फ आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ के कभी ना जाएं, उसको करेंट के से उस टॉपिक को रिलेवेंट बनाएं, प्लस अगर उस एरिया में सरकार की योजना है तो ज़रूर आपको याद होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, तब जाके और अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि ज्योग्राफी से इस बार करीब 50 मार्क्स के क्वेश्चन थे और अच्छी बात थी, है ना। तो आगे के लिए वो एक गाइडेंस है कि हम ये तीनों पक्ष बेहतर करके जाएं। तो बिहार जो है सभी टॉपिक के तीनों एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, जो एक एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट का एरिया, वो हम वहाँ कर लेंगे। जो एरिया है नेचुरल रीजन, उस एरिया से सम टॉपिक जोड़ देने पे वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। जहाँ तक डिजास्टर की बात है तो इंडिया फिजिकल का जो लास्ट सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। तो इतनी करने के बाद, ये 5 सेक्शन करने के बाद आप 20 क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में कभी कभी बच्चे को ये भी होता है कि लगता है कि ये ना पढ़ो काम चल जाएगा, या जहाँ टफ आने लगेगा ये पूछेगा क्या, ना पूछेगा, छोड़ ही देते हैं, होता है ना। आपके मन, मेरे मन भी होता होगा, कभी मैं पढ़ता हूँगा तो और वहीं पे क्वेश्चन फंसता है। मान लीजिए कि एक एरिया था, मेरे मन में आया था कि मैं डिजिटल डिवाइड पढ़ा दूँ, राइट, हमने नहीं पढ़ा है, तो जहाँ नहीं पढ़ा है पूछ दिया, है या नहीं। तो सिलेबस जब भी करें तो मन में ये न रखें कि जो कोई एक पैराग्राफ भी है उसको छोड़ के निकल जाइए, कि जो पूछने वाला है आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके पास पावर हाउस है वो, ठीक है। तो पूरी ईमानदारी से ज़्यादा पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है, कम पढ़ने में परेशानी है, समझ गए। तो जितनी भी चीज़ों को मैं पढ़ाऊँ उसको ये समझ के जानिए कि हमें ज्योग्राफी सीखना है। ज्योग्राफी सीखने के बाद आपको क्वेश्चन का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट जनरेट हो गया तो फिर वो आपका अपना सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो कभी ये नहीं समझे कि 2 शब्द ज़्यादा पढ़ लिया तो खराब पढ़ लिया, ठीक है। सो ये 5 सेक्शन को हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि ये 5 सेक्शन में जो कोई बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहला एरिया जो हमने कहा कि 30% क्वेश्चन 40% मैपिंग का होता है, तो मैपिंग को बहुत सावधानी से अच्छे से करें। आज जिनके पास एटलस नहीं है, पहले एटलस लेके आइए, उसको फर्स्ट डे से रखना चाहिए था। तो देखोगे कॉन्टिनेंट्स है, इसका स्टडी हम पहले करेंगे। कॉन्टिनेंट्स, इसको महाद्वीप लिखिए, महाद्वीप में ऐसे एरिया से जोड़ने की कोशिश कीजिए जो आपका हैबिट बन जाए कि उसको टर्म्स में पहुँचे। देखिएगा, जो क्लास 6, 7 के बच्चे 8 तक मैप पढ़ते हैं, उनके मैप पढ़ने में और आपके मैप पढ़ने में थोड़ा फ़र्क है। वो कंट्री याद करते हैं, आप उसका सभी स्वरूप याद करते हैं, पॉलिटिकल रीजन याद करते हैं, फिजिकल रीजन याद करते हैं। तब एक क्वेश्चन देखिएगा, एक कितना शानदार क्वेश्चन कल यूपीएससी में पूछा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। उसने कहा कि कांगो बेसिन है, वो बेसिन एरिया किस देश में है, किस देश में नहीं है, राइट ना। और उन्होंने ऑप्शन दिया नाइजीरिया, कैमरून, युगांडा और यहाँ का जायर, ठीक है। अब देखो कितना साइंटिफिक क्वेश्चन था। इसमें ये लाइन है, यहाँ पे रिफ्ट वैली है ना, ये अफ्रीका की भ्रंश घाटी है, तो भ्रंश घाटी की इस पार में युगांडा है ना।
बच्चों को जो कन्फ्यूज़न हुआ, नाइजीरिया में कभी नहीं हुआ होगा, सूडान में कभी नहीं हुआ होगा, कन्फ्यूज़न कहाँ हुआ होगा? कैमरून और युगांडा में, जो मैप पढ़ के भी गए होंगे, बहुत कुछ रटा भी होगा। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि रिफ्ट वैली इधर है तो युगांडा इधर होगा। तो आधे आधे गलती कहाँ हुआ? किसी ने कैमरून बनाया, किसी ने युगांडा बनाया। तो मैपिंग को अच्छे से करना है। तो इसमें देखिएगा क्लास 6, 7, 8 से अप्रोच अलग होता है, आपके क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक ना। मैं एक रीजन को शुरू कर रहा हूँ, उसको मेरे साथ बनाइएगा। हम लोग यूरोप शुरू कर रहे हैं आज के दिन में। जो पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट एरिया वो यूरोप पढ़ेंगे। और यूरोप का मैप बहुत जिग-जैग मैप है, बनाने में थोड़ा सहूलियत नहीं लगता है। आप लोग पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे या किसी ने आगे भी पढ़ा हुआ, मेंस भी पढ़ा हुआ है, तो देखिएगा ये मैप जैसा गलत भी बने तो बनाइए। जैसे आपको लगे कि ये मैप हमसे गलत बन रहा है तो तब भी बनाइएगा। ये ब्लैक सी का एरिया और यहाँ से इतना एरिया अगर बन जाए तो आपके प्लेटफॉर्म यहाँ से फाउंडेशन शुरू। ये ब्रिटेन का एरिया है, मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने अफ्रीका से नहीं शुरू किया, यूरोप से इसलिए शुरू किया कि एरिया छोटा सा एरिया है, मैप बनना आसान हो जाएगा। अफ्रीका में बहुत सारे लोकेशन हैं, तो बना के देखिए, पहले मैप बनाइए। अगर जिनको बहुत बनाने, देखो जो हाथ से गलत भी बनाएगा ना उसे याद रहेगा। जो आप मार्केट से मैप खरीद के लाते हैं उस पर जितना भी कलर कर लीजिए वो याद होता नहीं है ना। तो हाथ से गलत ही बनाइए, ठीक है, फिर बाद में सही बन जाएगा। तो अफ्रीका, ये यूरोप को देखिएगा कि यूरोप जो है इधर भी अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इधर मेडिटेरियन सी है और इधर में नॉर्थ सी है या आर्कटिक सी है, ऐसा सी है, नॉर्थ सी एरिया आता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है कि पेनिनसुला क्या होता है, नहीं प्रायद्वीप क्या होता है। ऐसा कोई प्रदेश जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो यूरोप का जो परिचय है ये पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट है। अगर एक जनरल क्वेश्चन आए कि एक महाद्वीप जो प्रायद्वीपीय महाद्वीप है वो कौन सा है, ये क्या हुआ? यूरोप एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है जो 3 जल क्षेत्रों से घिरा हुआ है। आर्कटिक सागर है, नॉर्थ सी है, अटलांटिक है और मेडिटेरियन सी है। मैप बन गया? हाँ बनाइए। ये एरिया ब्लैक सी का है और यहाँ पे फिर कैस्पियन सी है। इत्मीनान से बनाइए। फिर धीरे धीरे, हाँ नॉर्थ सी है, उत्तर सागर, इसको मैं हिंदी कर देता हूँ उत्तर सागर। ये भूमध्य सागर, ये है अटलांटिक महासागर, अगर मैप लेवल हो जाए तो इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। लेवल हो गया? हाँ, कल से मैप जरूर लाइए। तो पहली चीज़ लिखी इसमें, जो सबसे पहला चीज़ है इसका परिचय कि यूरोप है क्या। तो लिखेगा यूरोप एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। यूरोप इज पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट, हमने लिखा हुआ है पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट, पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट ऐसा हमने लिखा। इसको हिंदी में क्या लिखा? प्रायद्वीपीय महाद्वीप है। लिखो जो 3 क्षेत्रों से जल से घिरा हुआ है। दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय, this continent is surrounded by water bodies from 3 sides. This continent is surrounded by water bodies from 3 sides. यह महाद्वीप 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तीनों एरिया को लिख लीजिए। पश्चिम में अटलांटिक महासागर,
On the western side, Atlantic Ocean. In the south, Mediterranean. पश्चिम में अटलांटिक महासागर ऐसे, दक्षिण में भूमध्य सागर, इन द साउथ मेडिटेरियन सी, एंड इन द नॉर्थ, उत्तर में उत्तर सागर और आर्कटिक सागर, दोनों ही लिखेगा, उत्तर सागर और आर्कटिक सागर, आर्कटिक, नॉर्थ सी एंड आर्कटिक सी। ठीक है, ये आउटसाइड यूरोप का एक परिचय हुआ, इस ओर से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा जी, यूरोप जो है कई जगहों पे पेनिनसुला है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, आप लोग भी मार्क करें ऐसे ब्रॉडली। एक एरिया है यहाँ, इसको नंबर 1 कर देता हूँ। एक एरिया यहाँ है जो 3 ओर से घिरा हुआ है, नंबर 2 कर देता हूँ। नंबर 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7। ये सारे प्रायद्वीप हैं। जिस प्रायद्वीप का मैं नाम लिखता हूँ मेरे पास, पहले साथ लेवल कीजिए उसको, फिर डिटेल करेंगे। यहाँ पे एक प्रायद्वीप है जिसको हम कोला पेनिनसुला कहते हैं, कोला प्रायद्वीप, इसको कहते हैं हम स्कैंडिनेविया। इसको बोलते हैं ज्यूटलैंड। लास्ट में साइड में लिस्ट आउट भी कर लीजिएगा। आइबेरियन, दो नंबर में हमने लिखा है ये स्कैंडिनेविया, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख लीजिए स्कैंडिनेविया, इसको ज्यूटलैंड ऐसे लिख जाइए। फर्स्ट में हमने लिखा है कोला पेनिनसुला, रुक के लिखिए, पहले लिखने में थोड़ी लगता भी है कि ये कोला, पेशेंस से सुनिए और फिर लिखिए। हमने शुरू किया यूरोप के मैप में पहला प्रायद्वीप जिसका नाम लिखा हमने कोला प्रायद्वीप, ठीक है, मेरे साथ लिखिए ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा प्रायद्वीप को हमने इंग्लिश में वहाँ लिखा है, हिंदी में यहाँ, उसको लिखा है स्कैंडिनेविया, ठीक है। नंबर 3 को यहाँ हमने लिखा है ज्यूटलैंड, क्या है ये, ज्यूटलैंड, 3 तक लिख लिया होगा। नंबर 4 को लिखे आइबेरिया, आइबेरियन पेनिनसुला, ऐसा लिखेगा इंग्लिश में, पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला। 5वां नंबर लिखिए इटालियन पेनिनसुला, इटली है साउथ यूरोप में, इटालियन पेनिनसुला। नंबर 6 लिखिएगा बाल्कान पेनिनसुला, बाल्कान, इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखिए बाल्कान। नंबर 5 हमने भी तो बताया, मेरे साथ चलें तब तो, ये इटालियन पेनिनसुला है, इटली प्रायद्वीप है। 6ठे नंबर पे हमने लिखा है बाल्कान, और 7वें नंबर पे कर्च प्रायद्वीप है। एक बार फिर से उसको रिपीट कीजिए। अच्छा देखिए, इसको याद करने के लिए ज्योग्राफी में कोई एक डायरेक्शन यूज़ करें। मान लीजिए कि हमने इस तरह का एक डायरेक्शन लिया, हमने क्लॉकवाइज जर्नी की, एंटी क्लॉकवाइज जर्नी की, तो उसमें सारे डॉट्स को फिक्स कीजिए कि आपको सभी पेनिनसुला याद है नहीं। हमने जर्नी जब शुरू की एंटी क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले कोला आया, कोला के बाद स्कैंडिनेविया आया, फिर देन इटालियन पेनिनसुला, बाल्कान, कर्च, करेक्ट ना। तो इस तरह याद हो जाएगा, ठीक है। मैप के लोकेशन में उसका डिटेल हम पढ़ेंगे, राइट ना। तो इसको अगर लेवल कर चुके होंगे तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन लिखिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने लिखाया था कि यूरोप प्रायद्वीपीय महाद्वीप है ना। सेकेंड इन्फॉर्मेशन लिखिए कि यूरोप
प्रायद्वीपों का महाद्वीप है। लिखो, यूरोप इज कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुलास। यूरोप इज कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुलास। यूरोप प्रायद्वीपों का महाद्वीप है। इसमें 7 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। देखो, दीज आर द 7 पेनिनसुलास इन यूरोप। इसमें 7 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। दीज आर द 7 पेनिनसुलास ऑफ यूरोप। इसमें 7 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। सातों का नाम हमने जैसे लिखा है, एक लिस्ट आउट कर लीजिए, अपने मन से लिखिए। नंबर 1 क्या लिखा? कोला प्रायद्वीप। नंबर 2 स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया स्कैंडिनेविया जो एटलस में नहीं देखा होगा, प्रॉब्लम होगा। नंबर 3 ज्यूटलैंड। ये सभी आपको जब यहाँ जाएंगे तो एटलस में देखिएगा, लोकेशन को कंफर्म होगा। ज्यूटलैंड के बाद लिखिएगा आइबेरिया, आइबेरियन पेनिनसुला। नंबर 5 इटली, एक प्रायद्वीप। नंबर 6 बाल्कन। नंबर 7 कर्ज प्रायद्वीप। ये कर्ज जो एरिया है यूक्रेन का एरिया है, आज के दिन में लड़ाई का एरिया है, काला सागर का एरिया है, राइट ना? काला सागर में ये प्रायद्वीप है जो रूस और यूक्रेन के बीच का क्षेत्र बनता है। करेक्ट? इतना हो गया। काला सागर में कर्ज है, उसके डिटेल पढ़ेंगे। आपने नाम लिख लिया ना? तो यूरोप के परिचय में अभी तक हमने पढ़ाया कि यूरोप एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप है, पहला चीज। और यूरोप में कई प्रायद्वीप हैं, इसलिए यह प्रायद्वीपों का महाद्वीप है। करेक्ट ना? अब देखिए, इसमें जो डिटेल एरिया है जहाँ से आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। कोला प्रायद्वीप का बहुत बड़ा परिचय नहीं है। स्कैंडिनेविया, हमेशा स्कैंडिनेविया क्वेश्चन का भी एरिया बनता है और वहाँ से बहुत सारे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आते हैं। तो स्कैंडिनेविया को स्टडी का एरिया बनाइए। स्कैंडिनेविया को इंग्लिश में लिख जाइए ऐसे। ये पहला एरिया यूरोप का हम शुरू कर रहे हैं, वो है स्कैंडिनेविया, एक प्रदेश के रूप में। आप उसके आधार पे देशों को भी याद कर पाएंगे। कोला जो एरिया है स्कैंडिनेविया का ईस्टर्न एरिया है, रूस का हिस्सा आता है, रूस का एरिया है, तो उसको हमने डिटेल यहाँ नहीं करा है। स्कैंडिनेविया ज़रूरत है जहाँ से यूरोप की शुरुआत होती है। तो यहाँ से मैं एक परिचय कराता हूँ। ये एरिया जिसका लास्ट हमने कोला जोड़ा है, यहाँ पे एक आइलैंड है आइसलैंड, जानते होंगे, आइसलैंड है। यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया है जो नॉर्वे का है, ये एरिया स्वीडन का है, और ये एरिया डेनमार्क का है। हमने कंट्रीज को जोड़ा 1 2 3 4, 4 देश हैं इसके आधार पे। जैसे दिखेगा, इसको ऐसे याद कीजिए, जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जिन राज्यों में है उसको हिमालयन स्टेट कहते हैं ना। वैसे ही स्कैंडिनेविया एक पर्वत है, यूरोप के उत्तर में एक पर्वत है जिसका नाम है स्कैंडिनेविया। जिन देशों में वो पर्वत है उसको बोलते हैं हम स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन एरियाज, रीजन। इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है नॉर्वे, ये आता है स्वीडन, ये डेनमार्क, और ये आइसलैंड। यहाँ इसमें मैं बताता हूँ, इसका जो साउदर्न एरिया है वो एरिया है फिनलैंड। इससे एक टर्म बनता है जिसको बोलते हैं हम फेनो स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया। तो फिनलैंड इसमें नहीं आता है, बस समझ के। उसके लिए टर्म क्या आएगा? फेनो स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में यही 4 आते हैं, करेक्ट ना? तो इसको लिखिएगा फर्स्ट टर्म स्कैंडिनेविया, एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र। हाँ, सभी चीज़ के लिए अलग से बनाइए, उसको लिखिए, मार्क कीजिए। नंबर 1 2
स्वीडन है ये, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क हमने यहाँ लिखा हुआ है, और ये आइसलैंड हमने यहाँ लिखा हुआ है। नॉर्वे के उत्तर में एरिया है। तो HR कंट्रीज, सो पहला एरिया स्टडी का एरिया बनाइए, उसको लिखिए स्कैंडिनेविया। लिखिए उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेविया, उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेविया विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। लिखिए स्कैंडिनेविया इन नॉर्थ यूरोप, स्कैंडिनेविया in North Europe is the oldest mountain of Europe, is the oldest mountain of Europe. उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेविया यूरोप का सबसे पुराना पर्वत है। नहीं, यूरोप का बताया, उसकी विश्व की बात चर्चा करेंगे, आप जो लैंग्वेज है उसको लिखो ना। सो द ओल्डेस्ट माउंटेन इन यूरोप, ठीक है। देखो विश्व में दो पुराने पर्वत हैं, एक हमारा अरावली और एक स्कैंडिनेविया। दोनों का फॉर्मेशन एक जियोलॉजिकल एज में हुआ, तो जियोलॉजिकल एज में उसकी चर्चा करेंगे। अभी यूरोप के लिए लिखेगा तो ओल्डेस्ट माउंटेन इन यूरोप, यूरोप का सबसे पुराना पर्वत है। लिखिए इस पर्वत का विस्तार 4 देशों में मिलता है। लिख द एक्सटेंशन ऑफ दिस mountain is in 4 northern country of Europe, is in 4 northern country of Europe. यूरोप के 4 देशों में मिलता है, उत्तरी देशों में मिलता है। आप इसको सिस्टमेटिकली लिखिए। नंबर 1 नॉर्वे, नॉर्वे। नंबर 2 स्वीडन, नंबर 3 डेनमार्क, नंबर 4 आइसलैंड, ठीक है। लिखिए इसमें फिनलैंड को मिलाने के बाद, इस प्रदेश में फिनलैंड को मिलाने के बाद इस संपूर्ण प्रदेश को फेनो स्कैंडिनेविया कहा जाता है। लिखिए इंक्लूडिंग फिनलैंड, including Finland, the area is named as Fenno-Scandinavia, including Finland. फिनलैंड को मिलाकर इसे फेनो स्कैंडिनेविया कहते हैं। फिनलैंड को मिलाकर इसे फेनो स्कैंडिनेविया कहा जाता है, करेक्ट। तो ये टर्म हो गया जो नॉर्दर्न यूरोप से है। यहाँ पे 5 आ गया, राइट ना, 5 हो गया इंक्लूडिंग फिनलैंड। अब यहाँ पे देखिए जो टर्म रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको सही से करें। लिख लिया। अब देखिएगा यहाँ पे एक एरिया है नॉर्वे का। जब आप क्लास 11 फिजिकल वगैरह पढ़ेंगे, ये नॉर्दर्न एरिया है नॉर्वे का, नॉर्वे का। सो नॉर्वे का ये एरिया देखिएगा, इस तरह का जिग जैग नजर आएगा, कटा हुआ एरिया नजर आएगा, और यहाँ पे आइस डिपॉजिट मिलता है, बर्फ ढका हुआ एरिया है। इस तरह का जो कोस्टल एरिया होता है उसको हम फ्यूड कहते हैं। एक टर्म आया, पहला आपको ज्योग्राफिकल टर्म नजर आया, वो आया फ्यूड। एक जनरल जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश का तटीय क्षेत्र फ्यूड तट है। ये तो जीके की बात हो गई ना, फ्यूड क्या है उसको समझिएगा। फ्यूड वो होता है ऐसा कोस्टल एरिया जहाँ पे आइस डिपॉजिट हो, बर्फ ढका हुआ हो, और वो एरिया इस तरह का कटा हुआ एरिया हो, स्ट्रेट ना हो, राइट ना। तो 2 देश है जिसका कोस्टल एरिया बर्फ से ढका हुआ एरिया होता है, आइस डिपॉजिटेड एरिया होता है, वो है कनाडा और नॉर्वे। आमतौर पे यूरोप से ही क्वेश्चन आते हैं, कनाडा आज तक पूछा नहीं है,
फ्यूड क्या है? इज अ आइस डिपोजिटेड एरिया। ऐसे देखोगे जो कोस्ट होता है, आप इंडिया में पढ़ते होंगे डेल्टा कोस्ट, याद होगा, डेल्टा समझते हैं। एक एस्चुरी कोस्ट पढ़ते होंगे, नहीं? एक तीसरा कोस्ट क्या हो गया? फ्यूड कोस्ट हो गया। एक और भी कोस्ट होता है जिसको हम डाल्मेशियन कोस्ट कहते हैं। यहां से तट को याद करना इजी हो गया, उस कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। देखिए, ऐसा हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र का तटीय क्षेत्र, क्या हो गया? डेल्टा क्षेत्र। गोदावरी का तटीय क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र। नर्मदा ताप्ती का तटीय क्षेत्र, एस्चुरी हो गया, राइट? लेकिन कोई ऐसा कोई एरिया हो कि कोई तटीय क्षेत्र है और पर्वत है और वो जलमग्न है, तो क्या हो गया? डाल्मेशियन कोस्ट हो गया। महाराष्ट्र से केरला तक का कोस्ट क्या हो गया? डाल्मेशियन। पैरेलल माउंटेन है और पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, वो क्या हो गया? डाल्मेशियन कोस्ट। लेकिन ऐसा एरिया जहां तटीय क्षेत्र में बर्फ हो और वो जलमग्न हो, तो क्या हो गया? फ्योर्ड कोस्ट। बातें क्लियर हुए? इसको मैचिंग के रूप में लिख लेंगे, तो हमारा तो कंसर्न सिर्फ ऑब्जेक्टिव से है, उस कॉन्सेप्ट को लेके चलें। तो यहाँ पे लिखेगा तीसरी इंफॉर्मेशन के रूप में नॉर्वे का, लिखिए नॉर्वे का तटीय प्रदेश, लिखिए नॉर्वे का तटीय प्रदेश फ्यूर्ड तट का उदाहरण है। लिखिए द कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्वे is an example of fjord coast, is an example of fjord coast। नॉर्वे का तटीय प्रदेश फ्यूर्ड तट का उदाहरण है। लिखा ऐसा तटीय प्रदेश, ऐसा तटीय प्रदेश हिमाच्छादित प्रदेश होता है। हिम आच्छादित, हिमाच्छादित प्रदेश होता है। हिमाच्छादित टॉप हो गया क्या? आइस डिपोजिटेड होगा, डिपोजिटेड, या इसको हम लिखते हैं हिमाच्छादित, हिमाच्छादित प्रदेश होता है। क्या होता है? आइस डिपोजिट होता है। क्लियर ना? लिखो, इसमें और भी जोड़ लीजिए। लिखिए अमेरिका में कनाडा का तट इसी प्रकार का तट है। अमेरिका में कनाडा का तट, उत्तरी कनाडा का तट इसी प्रकार का तट है। द नॉर्दर्न कनाडा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूर्ड कोस्ट। उत्तरी कनाडा का तट भी एक फ्यूर्ड तट है। दो ही एग्जाम्पल आते हैं विश्व में, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को जोड़िए, अब मैचिंग में जो अन्य प्रदेशों से आपको बनाने में सहूलियत मिले। लिखिए नदी का, इसको दूसरे यहां से जोड़िए। लिखिए भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का तटीय क्षेत्र, मैचिंग लिख लीजिए। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मुहाना क्षेत्र। लिखे द माउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड गंगा सिस्टम, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। एग्जाम्पल किसका हो गया? सामने लिख लीजिए डेल्टा। ये किस तरह का तट हो गया? डेल्टा हो गया। दूसरा लिखिए मैचिंग के रूप में नर्मदा एंड तापी का तटीय क्षेत्र, द कोस्टल एरिया ऑफ नर्मदा एंड तापी। ये क्या हो गया? एस्चुरी। एस्चुरी को हिंदी में लिखेगा ज्वार नदमुख। आपको हिंदी के ऐसे शब्द आएंगे। एस्चुरी का क्या हो गया? ज्वार नदमुख। क्लियर ना? नर्मदा तापी का डेल्टा क्या हो गया? एस्चुरी। डेल्टा एस्चुरी में एक बेसिक अंतर ये होता है, एक जिसको रफ हैंड में समझ सकते हैं, जिसमें आपको एक बार में समझ में आए। जहाँ पे नदी के मुहाने पे मिट्टी का जमाव हो रहा हो वो डेल्टा होता है, जहाँ पे जमाव बिल्कुल ना हो रहा हो वो एस्चुरी होता है। ठीक ना? इसके कारणों को पढ़ेंगे। तो दोनों प्रदेश समझ गए। तीसरा हो गया। चौथा लिखिएगा डाल्मेशियन। इसको लिखिए डाल्मेशियन। ये क्या है? डाल्मेशियन तट, डाल्मेशियन कोस्ट।
लिखिए भारत का पश्चिमी घाट, लिखिए भारत का पश्चिमी घाट, लिखिए वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया, डाल्मेशियन कोस्ट, भारत का पश्चिमी घाट। लिखिए ऐसे तटीय क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में तट की समानांतर पर्वत होते हैं, तट की समानांतर पर्वत होते हैं। लिखिए इन डाल्मेशियन कोस्ट there is a parallel mountain in coastal area, there is a parallel mountain in coastal area। लिखिए डाल्मेशियन तट में तट के समानांतर पर्वत होते हैं। तो महाराष्ट्र से केरल क्या हो गया, डाल्मेशियन। तो ये 4 तट नॉर्वे से आपको समझ में आया होगा। और हाँ क्या, डाल्मेशियन तो लास्ट हमने पढ़ाया। अच्छा, डाल्मेशियन में हमने कहा कि तट के समानांतर पर्वत होते हैं। देयर इज अ पैरेलल माउंटेन इन अ पैरेलल कोस्टल एरिया, ऐसा हमने लिखाया है कि तट के समानांतर समानांतर पर्वत होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो वेस्टर्न घाट है तो सह्याद्री तो है यहाँ, सह्याद्री अरेबियन सी के समानांतर हुआ, ठीक ना। तो ये डाल्मेशियन कोस्ट है जो आपको फ्यूड, एक टर्म के आधार पे हमने 4 इंफॉर्मेशन याद किए। जो कीवर्ड क्या था, वो फ्यूड तट था, जिसको लेकर हमने इन कॉन्सेप्ट को याद किया। एस्टुरी हमने कुछ नहीं बताया, एस्टुरी में हमने ये बताया कि वहाँ पे मिट्टी का जमाव नहीं होता है, राइट ना। ऐसी नदी हो जहाँ पे अपने मुहाने पे मिट्टी का जमाव ना करते हो, उसको एस्टुरी कहते हैं। जैसे आपका ये एरिया है नर्मदा का, ऐसा तापी का, तो यहाँ पे जो पानी है उसका संपर्क नदी के मुहाने से होगा, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा, राइट ना। अब देखोगे एक यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये नदियाँ एस्टुरी क्यों बनाती हैं, तो ये डिटेल का एरिया, राइट। तो हमने कहीं लिखा है भी हुआ है, ठीक ना। चलो इस चीज़ को, नॉर्वे में आपने फ्योर्ड समझ लिया, राइट ना। फ्योर्ड से लेकर हमने 4 तटों को जोड़ा। अब देखिएगा ये इसके एरिया में जो नॉर्वे है, इसके जस्ट साउथ में एक देश है स्वीडन। क्या है, स्वीडन। स्वीडन से देखिएगा कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया, साउथ का एरिया कोस्टल एरिया आता है, इसके साथ में बाल्टिक सी का एरिया आता है, फिर फिनलैंड जुड़ता है। तो स्वीडन देखिएगा यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इस कंट्री में देखोगे 2 लोकेशन है जो हमेशा मिनरल्स एरिया के लिए पूछे जाते हैं। एटलस में देख लीजिएगा, इन प्लेसेस को याद करना है एज ए फैक्ट्स के रूप में। एक प्लेस है किरूना और एक है डेलावेयर, हिंदी लिख देता हूँ ऐसे, डेलावेयर, इसको ऐसे लिखेंगे डेलावेयर। एक दोनों एरिया महत्वपूर्ण इसलिए है, इसको किरूना ऐसे लिख दें। ये स्वीडन के 2 प्लेस ज़्यादा महत्वपूर्ण है याद करने के लिए। इस एरिया में देखिएगा ये दोनों प्लेस किरूना और डेलावेयर, यहाँ आयरन ओर डिपॉजिट मिलता है। जब कभी मैचिंग क्वेश्चन होगा तो मैचिंग में ये प्लेसेस पूछे जाते हैं कि स्वीडन का 2 प्रदेश जो आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें लिखिएगा स्वीडन, लिखिएगा स्वीडन स्कैंडिनेविया का दूसरा देश, द सेकेंड कंट्री ऑफ स्कैंडिनेविया, फेमस फॉर टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास के लिए जाना जाता है। द सेकेंड कंट्री ऑफ स्कैंडिनेविया फेमस फॉर टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास के लिए जाना जाता है। लिखिए इस देश में
स्कैंडिनेविया लिखिएगा, इस देश में लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। इस देश में लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। लिखिए, प्रमुख स्थान इस प्रकार हैं। द मेजर प्लेसेस आर, पहला लिखिएगा किरूना, किरूना, और दूसरा प्लेस लिखिएगा डेलावेयर, डेलावेयर, राइट ना, किरूना एंड डेलावेयर, फेमस फॉर आयरन ओर इंडस्ट्रीज। अब इसकी साथ जो साउथ में है, यहीं पे जोड़ देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, कि इस एरिया में एक देश है, क्या नाम हुआ इसका, तो रेड कर दूं। ये नॉर्वे स्वीडन के दक्षिण में ये देश कौन सा हुआ, अभी जो हमने पढ़ा है उसे बताइए। और फिनलैंड, हाँ इसको जानिए। फिनलैंड जो है जीके की भाषा में जो आपको पूछा जाता है उसको होते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स। क्या बोलते हैं, हाँ लैंड ऑफ 1000 लेक्स, 1000 लेक्स, हजारों झीलों का देश कहते हैं। अब उसको कॉन्सेप्चुअल तौर पे जानिए कि जब प्लीस्टोसीन आइस एज था, आपने पढ़ा होगा हर एक जगह प्लीस्टोसीन आइस एज, तो आइस एज में क्या हुआ, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ था और बाद में ये सारे डॉट्स के रूप में लोलैंड रह गए, इसलिए इसको ग्लेशियर लेक के रूप में जानते हैं। हजारों झील हैं और सभी का कभी कभी पूछता है कि इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, टेक्टोनिक हुआ, वॉल्केनिक हुआ, या फिर ग्लेशियर्ड लेक्स हैं। तो ये सारे लेक्स हैं जो हिमानी निर्मित झील हैं और प्लीस्टोसीन युग के हैं, राइट ना। तो इसको लिखिएगा वह फिनलैंड, हमने तीसरा कंट्री को चुना जहाँ से इंफॉर्मेशन जोड़ना है, तो लिखिएगा अब फिनलैंड। लिखिए, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहते हैं। हजारों झीलों का देश कहते हैं। लिखिए, हिमानी युग के दौरान, हिमानी युग के दौरान इस क्षेत्र में बर्फ के जमाव के कारण, हिमानी युग के दौरान इस क्षेत्र में बर्फ के जमाव के कारण ऐसे झीलों का विकास हुआ। हिमानी युग के दौरान ऐसे झीलों का विकास हुआ। लिखो, दीज आर द ग्लेशियर लेक, ऐसे झीलों का विकास हुआ। लिखे कि दीज आर द ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर, ग्लेशियर जानते हो हिमानी हुआ, दैट इज ग्लेशियर लेक, originated during Pleistocene age. These are the glacier lake originated during Pleistocene age. ये हिमानी झील हैं जिसका विकास कब हुआ, प्लेस्टोसीन युग में हुआ, राइट ना। प्लेस्टोसीन युग याद करेंगे आप लोग जियोलॉजिकल एज में। तो हमारे पास देखिएगा कि हमने जो यूरोप बनाया, ये इस तरह का यूरोप बनाया, तो इस यूरोप के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंट्री के इंफॉर्मेशन को जोड़े। यहाँ पे देखिए एक सागर है, जिस सागर का नाम है बाल्टिक सागर। यहाँ पे एक सागर है, क्या नाम हुआ, बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी में यहाँ पे 3 प्रमुख देश हैं जिसको बाल्टिक स्टेट कहते हैं। जैसे कोई देश झील हो, उससे नाम उसका देश का होता है। इसमें देखिएगा एक देश का नाम है एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। ये तीनों को बाल्टिक स्टेट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो यहाँ से गलती हो सकता है। यहाँ पे बाल्टिक सागर के पास यहाँ पे एक एरिया है जो रूस का है, रूस की टेरिटोरीज है जहाँ से बाल्टिक सागर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा पूछ दे कि बाल्टिक सागर पर के समीप किन देशों की सीमा है या नहीं है, तो रूस की सीमा भी वहाँ है, राइट ना।
ये जो येलो हमने कलर किया वो रशियन एरिया है और बाकी ये 3 देश हैं, राइट ना। तो लिखेगा टर्म के रूप में स्कैंडिनेविया के बाद, अभी तक हम लोगों ने जितना टर्म यूज किया वो सारे इंफॉर्मेशन किसके थे, स्कैंडिनेविया के थे। ये लिथुआनिया, इसको मैं हिंदी कर दूं लिथुआनिया। पहले मैपिंग कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, लाटविया और ये लिथुआनिया, एस्टोनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया एंड सर्टेन पार्ट ऑफ रूस, राइट ना। ठीक है। सो हम लोग हेडिंग लिखेंगे बाल्टिक राज्य, हिंदी में लिखेंगे बाल्टिक राज्य और इंग्लिश में लिखेंगे बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक राज्य या बाल्टिक स्टेट। लिथुआनिया, इसको लिखिए बाल्टिक सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित देशों को बाल्टिक राज्य कहा जाता है। लिखो द कंट्री इन द सराउंडिंग एरिया, द कंट्री इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ बाल्टिक सी, द कंट्रीज इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ बाल्टिक सी आर नेम्ड एज बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक सागर के तटीय क्षेत्रों में स्थित देशों को बाल्टिक राज्य कहा जाता है। लिखिए देश हैं, लिखिए देश हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। द कंट्रीज आर एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। क्लियर। अब इसमें देखोगे, इसको मेंशन कर दीजिएगा ब्रैकेट में, ये रूस का टेरिटोरियल एरिया जो आपको याद रहे मैप के तौर पे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के बाद। क्लियर। अब देखिएगा इसका जो परिचय है विश्व में, जीके के लिए, जीएस के लिए जो आपको याद करना है, इस पूरी एरिया का सेक्स रेशियो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, राइट। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ये एनसीईआरटी बुक में भी आप पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में। विश्व में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, ये एस्टोनिया, लाटविया का है, 1187 है। 1187 मीन्स क्या हुआ, पर 1000 मेल, जो हमारे इंडिया के कॉन्सेप्ट में माने 187 फीमेल ज़्यादा है, राइट ना। इसको लिख लीजिएगा, लिखिए बाल्टिक राज्य जनांकी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। लिखो बाल्टिक स्टेट्स आर नोन फॉर डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स। लिखो बाल्टिक राज्य जनांकी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं, आर नोन फॉर डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स, डेमोग्राफिक कैरेक्टर या जनांकी की विशेषता के लिए जाने जाते हैं। जो पॉपुलेशन डेटा होता है उसको डेमोग्राफी कहते हैं, राइट ना। लेकिन इन क्षेत्रों में विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। एस्टोनिया, लाटविया ब्रैकेट में कर दीजिएगा, एस्टोनिया एंड लाटविया आर नोन फॉर हाईएस्ट सेक्स रेशियो। एस्टोनिया और लाटविया में विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, नोन फॉर हाईएस्ट सेक्स रेशियो। किस कंट्री में सबसे ज्यादा हुआ, एस्टोनिया एंड लाटविया। नंबर कितना है, 1187, राइट ना। जब हाईएस्ट हो तो उसका नंबर जरूर याद रखें, जैसे भारत का भी हाईएस्ट है, लोएस्ट है, तो नंबर याद हो। जहाँ पे देखिए सभी डेटा याद रखना जरूरी नहीं है, जब मैक्सिमम मिनिमम हो तो जरूर आपको याद होना चाहिए। सो द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये बाल्टिक राज्य हैं जहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। इसका दूसरा पक्ष और भी डेमोग्राफिक आता है कि विश्व में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो -1.6 है।
सबसे कम विश्व में पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ है जहाँ सेक्स रेशियो ज़्यादा है, राइट ना। इसको लिख लीजिएगा कि इस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम है। दिस एरिया इज नोन फॉर लोएस्ट सेक्स रेशियो, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, एस्टोनिया, लाटविया, पूरा ही बाल्टिक राज्य के लिखे तब भी है। द लोएस्ट ग्रोथ रेट लिखिएगा, इस प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है। बात पूरा बाल्टिक स्टेट, राइट नाउ रीजन्स को लिखेंगे। तो द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कितना, -1.6। समझो कि पॉपुलेशन कम है यहाँ, ठीक, लिख लिया। दोनों नहीं, तीनों में, तीनों में। ओके, क्या हुआ? हाँ, इस तरह के, हाँ 109 ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अभी तक जो हमारे इंफॉर्मेशन यूरोप में आया, स्कैंडिनेविया एंड बाल्टिक स्टेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हमने। यहाँ पे देखिएगा कि एक एरिया है जो हमने अभी बनाया था, यहाँ पे इस तरह का एक कंट्री हमने मार्क किया, ये एरिया याद किया, इसको हमने कहा ज्यूटलैंड, और इस देश को हमने शामिल किया था स्कैंडिनेविया में भी, याद है। ये कंट्री हमने लिखा है डेनमार्क, राइट ना, ऐसा हमने लिखा है। अब थोड़ा सा इसको समझिए, ये डेनमार्क है। डेनमार्क जहाँ बाउंड्री बनाता है वहाँ जर्मनी है। ये एरिया क्या है, जर्मनी का एरिया है। और ये एरिया उत्तर सागर का है या बाल्टिक सागर का है। तो जर्मनी को हमेशा वर्ल्ड वॉर कई बार झेला, लड़ाई ये परेशानी होती थी कि इसको क्रॉस करके जाना है, राइट, ये ब्लॉक हो गया प्रॉब्लम। तो जर्मनी ने क्या किया, एक नहर बनाया जो जीके का एरिया बनता है। यहाँ पे एक नहर बनाया जो उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। इस नहर को कील नहर कहते हैं, कील कैनाल, कील नहर। ये पूछता है पहला किस देश में है और किस एरिया को जोड़ता है। तो जोड़ता है किसको, ये काला सागर और उत्तर सागर। ये एरिया उत्तर सागर है, क्या है, उत्तर सागर। और ये एरिया है बाल्टिक सागर, काला नहीं, बाल्टिक सागर। तो इसको ज्यूटलैंड में लिखेगा, उस पेनिनसुला का हिस्सा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा, बाल्टिक के बाद ज्यूटलैंड प्रायद्वीप, ज्यूटलैंड पेनिनसुला, ज्यूटलैंड पेनिनसुला, ज्यूटलैंड प्रायद्वीप। लिखिए डेनमार्क ज्यूटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है। लिखिए डेनमार्क इज अ पार्ट ऑफ ज्यूटलैंड पेनिनसुला। डेनमार्क ज्यूटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है, इज अ पार्ट ऑफ ज्यूटलैंड पेनिनसुला, प्रायद्वीप का हिस्सा है। लेकिन इसके दक्षिण में कील नहर बनाया गया है। इन द साउथ ऑफ ज्यूटलैंड देयर इज अ कील कैनाल, KIEL, द कील कैनाल लोकेटेड इन जर्मनी, जो जर्मनी में स्थित है, लोकेटेड इन जर्मनी। This canal connects North Sea and Baltic Sea। लिखो यह नहर बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ने का काम करता है। This canal connects Baltic Sea and North Sea। तो देखिएगा कि ये एरिया ज्यूटलैंड से। अब डेनमार्क के लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि डेनमार्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का पायनियर कंट्री है। कोऑपरेटिव सहकारी कहते हैं ना, सहकारी की जब शुरुआत हुई ना, वो यहाँ से मानी जाती है जो नॉर्दर्न यूरोप में, राइट ना। तो डेनमार्क के लिए भी लिख लीजिए,
इज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिखिए सहकारी की शुरुआत, सहकारी संस्थाओं की शुरुआत डेनमार्क से मानते हैं। इज अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव जैसे हमारे मिल्क प्रोडक्शन है, हमारे अन्य क्षेत्रों में कोऑपरेटिव का यूजेस है। सो डेनमार्क कोऑपरेटिव सहकारी हुआ। वो किसी भी फील्ड, कोऑपरेटिव में क्या होता है कि जो सभी व्यक्ति मिलके रॉ मटेरियल कोऑपरेट करते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है, चाहे मिल्क का एरिया हो, शुगर केन का एरिया हो। यहाँ पे एक प्लेस है कोपेनहेगन, जानते होंगे, हाँ, तो सिटी को याद रखिए। यहाँ पे एक प्लेस है यूरोप का नेक्स्ट एरियाज। देखो ये तो हमने डेनमार्क ऐसा बना दिया है। ये एरिया यूरोप का एरिया है जो प्लेन एरिया है, और सभी एरिया माउंटेन नजर आएगा। ये पूरा एरिया क्या है, प्लेन है। इस पूरे एरिया को हम बेनेलेक्स कहते हैं, बेनेलेक्स कहते हैं, ऐसा बेनेलेक्स। बीफ इज बेल्जियम, एनी नीदरलैंड, एलयूएक्स मीन्स लग्जमबर्ग। बेनेलेक्स टर्म हम लिखेंगे, बेनेलेक्स लिखेगा, बेनेलेक्स। लिखिए बेनेलेक्स, इसको मैं मार्क कर दूं, नीदरलैंड, बेल्जियम, और इसके बीच का एक छोटा सा डॉट एरिया, छोटा सा देश, दैट इज लग्जमबर्ग। ये है नीदरलैंड, ये है बेल्जियम, और ये है लग्जमबर्ग। इस एरिया को लोलैंड कहते हैं, लोलैंड ऑफ यूरोप। आप इसको लिखिएगा टर्म में, जो भी जूटलैंड के बाद नंबर आता हो उसको लिखिएगा टर्म के रूप में। बेनेलेक्स लिखिए हिंदी इंग्लिश में, और फिर इसका डिटेल लिखिए। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, LUX लिखा हो दिखेगा, लग्जमबर्ग। बहुत छोटा देश है, हाँ, डॉट लग्जमबर्ग है। जैसे आप देखिएगा, सुनिए, जैसे यूरोप में पढ़ते होंगे कि बहुत छोटे छोटे देश हैं, मोनाको है, वेटिकन सिटी है, ऐसा लग्जमबर्ग एक छोटा देश है। तो इन दोनों देशों के बीच छोटा सा एरिया आता है, सिर्फ हमने डॉट दिया, वो कंट्री का नाम हुआ। तो लिखिएगा बेनेलेक्स। लिखिए यह यूरोप का निम्न भूमि क्षेत्र है। इट इज लोलैंड एरिया ऑफ यूरोप। यह यूरोप का निम्न भूमि क्षेत्र है। इट इज लोलैंड एरिया ऑफ यूरोप, of Europe. It is a lowland area, lowland हमने लिखा हुआ एरिया, निम्न भूमि देश है, का देश है, जिसमें 3 देश आते हैं। It includes 3 countries. This region includes 3 countries, जिसमें 3 देश आते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। देखोगे नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, नीदरलैंड को भी डच ही भी कहते हैं। तो कई नाम, जैसे आर्यवर्त, भारत, इंडिया, ऐसा है ना। तो नीदरलैंड का नाम क्या हो गया, हॉलैंड भी, और डच रिपब्लिक भी, हाँ, डच रिपब्लिक भी कहते हैं, ठीक ना। तो क्या हो गया, ये नीदरलैंड, ये क्या हुआ, बेल्जियम, और ये लग्जमबर्ग। यहाँ पे एक टर्म आता है ज्योग्राफिकल टर्म्स के रूप में, कभी पहले भी पूछा जाता था। यहाँ जो देखोगे, जब मैदानी भाग है और समुद्र का तटीय क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में देखिएगा कि ये सागर का एरिया हो गया। तो सागर का पानी यहाँ तक खाता। पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ एक बांध बना दिया इस एरिया में, और सागर के पानी को खाली करा दिया, और उस एग्रीकल्चर लैंड को, उस एरिया को अर्बन प्लानिंग के लिए यूज़ किया। जैसे इंडिया में चंडीगढ़ सिटी देखते हैं ना, उस तरह का नीदरलैंड का रोटरडम सिटी है, राइट।
वेरी गुड प्लान सिटी। आप देख सकते हैं कि वो जो ज़मीन था वो महासागर का ज़मीन था, उस ज़मीन के पास बांध बनाया, उस पानी को खाली कराया और पूरी एरिया की प्लानिंग की और सभी सेक्टर को डेवलप किया। तो नीदरलैंड बहुत ही प्लान सिटीज़ एरिया है, कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे जो टर्म आता है जो हमारे ज़रूरी का चीज़ है वो है पोल्डर। क्या है? पोल्डर। तो पोल्डर कौन सी ज़मीन हुई? जो समुद्र से प्राप्त की गई ज़मीन हुई, जिस पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, नगरीय योजनाओं का विकास किया, इंडस्ट्री का विकास किया, राइट ना। तो एक ही टर्म आपके लिए ज़रूरी है इस पूरे एरिया से, उसको लिखेगा पोल्डर। इसको लिखिए हिंदी में पोल्डर, ऐसे टर्म लिखेगा पोल्डर। लिखिए पोल्डर नीदरलैंड में, पोल्डर नीदरलैंड में समुद्र से प्राप्त की गई जमीन है, समुद्र से प्राप्त की गई जमीन है जिसका उपयोग आर्थिक विकास के लिए किया गया। लिखिए पोल्डर इज रिक्लेम्ड लैंड, रिक्लेम्ड, क्लेम तो समझते हैं, ये रिक्लेम्ड लैंड, रिक्लेम्ड लैंड फ्रॉम ओशन। समुद्र से प्राप्त की गई जमीन को हमने टेक्निकल वर्ड में क्या कहा? रिक्लेम लैंड फ्रॉम ओशन, मेनली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन, जिसका उपयोग हम कृषि और नगरीय विकास के लिए करते हैं। मेनली यूज्ड फॉर किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो ये एरिया हो गया हमारा नीदरलैंड, बेल्जियम एंड यहाँ पे दो चीज लिख लीजिएगा जी के फैक्ट्स के रूप में। एक सिटी को लिखिए रोटरडम, 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 और एक लिखिए एम्स्टर्डम। एक हमने लिखा रोटरडम, हाँ, और एक हो गया रॉटरडम, एक हो गया एम्स्टर्डम। यहाँ पे देखो कि पूरा यूरोप का एरिया है इस तरह का। तो जितने भी नॉर्थ यूरोप के कंट्रीज हैं उन सभी का सामान इस पोर्ट पे आता है। किस पोर्ट पे? रोटरडम पे। और पूरे यूरोप के, नॉर्थ यूरोप का व्यापार यहाँ से होता है। अब दो ऑप्शन हमेशा आता है कि इसमें से यूरोपोर्ट किसको कहते हैं? यूरोपोर्ट, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये कौन हुआ? रोटरडम, उसको बोलते हैं हम यूरोपोर्ट, राइट। तो लिखिएगा नीदरलैंड में दो प्रमुख बंदरगाह हैं। लिखिए देयर आर टू मेजर पोर्ट्स इन नीदरलैंड, देयर आर टू मेजर पोर्ट्स इन नीदरलैंड। देखिए यूरोप में दो प्रमुख बंदरगाह हैं, पहला रोटरडम, दूसरा एम्स्टर्डम। लिखा हुआ बोर्ड पे, उसको फॉलो कीजिए, एम्स्टर्डम एंड रोटरडम। लिखिए रोटरडम को यूरोपोर्ट कहा जाता है। लिखिए रोटरडम को यूरोपोर्ट कहा जाता है। लिखिए रोटरडम इज नेम्ड एज अ यूरोपोर्ट, यूरोपोर्ट हमने लिखा हुआ यूरोपोर्ट। यूरोप के पोर्ट के कारण इसको लिखते हैं हम यूरोपोर्ट, यूरोप का प्रमुख बंदरगाह। लोकेशन इज रोटरडम, तो याद करना है। अब देखिएगा यहाँ पे जो एरिया बनता है, जो ये एरिया है और इससे सराउंडिंग होके आप इधर जाते हैं, तो इस एरिया को हमने क्या कहा था? पेनिनसुला के रूप में।
तो पहले ये काम कीजिए कि इसके देश को याद कीजिए। आइबेरियन पेनिनसुला, इसमें देखिए देश है पुर्तगाल, ये है स्पेन, फिर ये फ्रांस, यहाँ पे जर्मनी और ये पोलैंड। देखिएगा ये आपको इस सीरीज में नजर आएगा। इसके आधार पर हम यूरोप के देशों को याद कर सकते हैं। सबसे पहला काम कि जो आइबेरियन पेनिनसुला है वो यहाँ तक ही है, स्पेन तक ही है। इसका विस्तार पूरब में करके हम यूरोप के सभी देशों को याद करते हैं, राइट ना। तो टर्म लिखिएगा आइबेरियन प्रायद्वीप, जो भी नंबर आता हो उसको नंबर दे दीजिए और लिखिए आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप, हाँ उसको लिखिए। देखो जितना काम हम लोग अभी क्लास में कर रहे हैं ना, इतना काम आप रूम पे जाके करेंगे तो एक दिन का काम सफल नजर आएगा, है ना। तो रूम पे एटलस के साथ इसको आज ही कंफर्म कीजिए, जो पढ़ के जाइए उसको कंफर्म कीजिए। तो लिखा मैप में हमने लिखा है पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। लिखिए हेडिंग आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप मैप जैसा बनता हो उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। बन जाना चाहिए जिससे आपको एक इमेज बनता है कि ऐसा है, फिर एटलस से कंफर्म करेंगे। लिखिएगा आइबेरियन प्रायद्वीप में दो देशों को शामिल करते हैं। इन आइबेरियन पेनिनसुला वी इंक्लूड टू कंट्रीज, आइबेरियन प्रायद्वीप में हम दो देशों को शामिल करते हैं। वी इंक्लूड टू कंट्रीज, द फर्स्ट वन Portugal and the second Spain। पहला पुर्तगाल, दूसरा स्पेन। लिखिए इस प्रायद्वीप का पूर्वी विस्तार, इसका पूर्वी विस्तार फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है। लिखिए द ईस्टर्न एक्सटेंशन, लिखिए द ईस्टर्न एक्सटेंशन, इसका पूर्वी विस्तार फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है। लिखिए द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है। द ईस्टर्न एक्सटेंशन क्या हो गया, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। तो ये कंट्री आपको फिक्स्ड हो गया। इस एरिया से ये देश आपको याद हो गए। इसके इकोनॉमिक फिजिकल एरिया को जोड़ता हूं, लिख लिया, करेक्ट ना। अभी देखिए आप लोगों को जो देश याद हुआ होगा, स्कैंडिनेविया याद हो गया होगा, बाल्टिक स्टेट, ज्यूटलैंड, बेनेलेक्स, आइबेरियन पेनिनसुला के कंट्रीज याद हो गए होंगे। यहाँ पे देखिएगा एक सबसे साउथ में, जैसे यूरोप बनाएंगे तो इसके साउथ में आपको इस तरह का देश मिलेगा। इटालियन, इसको यहाँ पे रोकते हैं। इससे पहले यहाँ पे जो एक पर्वत है उसको पहले देखते हैं। देखिएगा इटली के जस्ट उत्तर में आल्प्स पर्वत है। ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ALPS ऐसा कुछ पढ़ा होगा, है ना। आल्प्स, है ना, आधा कर दिए तब भी ठीक है। तो आल्प्स पर्वत जो है उसका विस्तार देखोगे सेंट्रल यूरोप में है, और यहाँ पे जो देश है उसको एल्पाइन कंट्री कहते हैं। देशों का जो रीजनल नाम हो गया, क्या हो गया, एल्पाइन कंट्रीज। तो यहाँ पे देखिएगा जो तीन देश आएंगे, पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया, और चौथा हंगरी। ये क्या हो गया? ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और हंगरी। तो ये बीच में क्या हुआ? ऑस्ट्रिया। इधर क्या हो गया? हंगरी। ये हो गया स्विट्जरलैंड। ऐसा भी कर सकते हैं, इन तीनों को याद करें ऐसे। तो लिखेगा टर्म के रूप में, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा एल्पाइन कंट्रीज। एल्पाइन, एल्पाइन, हाँ एल्पाइन देश। नंबर दीजिए, हेडिंग क्या, जिसे हम नंबर सीरीज में पढ़ रहे हैं। जैसे आपने एक नंबर दिया होगा स्कैंडिनेविया, दूसरा बाल्टिक स्टेट, ऐसे एल्पाइन लिखेगा। इसको सीरीज में लिखा दे रहा हूं। लिखेगा कि मध्य यूरोप में आल्प्स पर्वत हैं। लिखो इन सेंट्रल यूरोप देयर इज अ न्यू फोल्डेड माउंटेन आल्प्स। यूरोप के मध्य में नवीन मोरदार पर्वत आल्प्स पर्वत है, या आल्प्स पर्वत ही लिख लीजिए, आल्प्स पर्वत है। इन द सेंटर ऑफ यूरोप there is alpine mountain or Alps mountain, a folded mountain। कल्चर, इसका कैरेक्टर क्या हो गया? फोल्डेड माउंटेन है, जिसका विस्तार 3 देशों में है। जिसका विस्तार 3 देशों में है। And these countries are Switzerland, Austria and Hungary। इन देशों के नाम हैं, इन देशों के नाम हैं स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ठीक ना? तो ये एरिया आपको याद हो गया होगा इस सीरीज का। इससे फैक्ट्स फिर जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि एक एरिया है जो यूरोप का पॉपुलर एरिया है, जिसको शूज़ ऑफ यूरोप, बूट ऑफ यूरोप कहते हैं। ऐसा लगेगा कि एक जैसे पैर की तरह दिखाई दे रहा हो। तो इटली का जो परिचय है, इसको ऐसे रखें, इटालियन पेनिनसुला एक हेडिंग दे लीजिए, और यहाँ पे एक माउंटेन बना दीजिए। क्योंकि 3 माउंटेन कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ जहाँ से इसको लिख पाए आप। ये इसको हटा दिया हमने। यहाँ पे देखिएगा एक टर्म आता है पेनाइन। मैचिंग में आपको क्वेश्चन रहता है, एक पेनाइन, एक एपेनिज, एपेनिज, और एक टर्म आता है पेरेनिज। इन तीनों को एक साथ में बताता हो तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, है ना? यहाँ पे देखिएगा एक पर्वत है इस एरिया का, ऐसा कोई पर्वत है। एक यहाँ पे पर्वत है, और एक पर्वत है जो इस तरह ब्रिटेन में आता है, इस एरिया का। इसको मैच करते हैं तो हो जाएगा। देखिएगा जो पेरेनीज माउंटेन है, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा है, राइट ना? 2 देशों की सीमा जो प्राकृतिक, जैसे भारत चाइना हुआ, बीच में हुआ। तो ये पर्वत जो है पेरेनीज, इस 2 देश के नेचुरल बाउंड्री हो गया, फ्रांस और स्पेन के। यहाँ पे देखिएगा पिनाइन माउंटेन अब ब्रिटेन का पर्वत है, जो सभी एरिया मिलेगा आपको। स्कॉटलैंड मिलेगा, वेल्स में मिलेगा, इंग्लैंड में मिलेगा, पूरी इंग्लैंड कवर करता है, ब्रिटेन कवर करता है। और जो एपनीज माउंटेन है, इटली के नॉर्थ से साउथ पूरा कवर करता है, राइट ना? तो यहाँ पे लिखिएगा इटालियन प्रायद्वीप, इसी में तीनों इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, ठीक है? तो लिखिए इटालियन प्रायद्वीप, इटली प्रायद्वीप, लिखिए इटालियन प्रायद्वीप या इटली प्रायद्वीप का उत्तर से दक्षिणी विस्तार में, उत्तर से दक्षिणी विस्तार एपनीज पर्वत का मिलता है। लिखो एपनीज माउंटेन कवर द लार्ज पार्ट ऑफ इटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ।
एपनीज माउंटेन कवर्स द लार्ज पार्ट ऑफ इटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लिखिए एपनीज पर्वत इटली में उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। और वहीं पे आप हैश दे लीजिए, जो अदर इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन खत्म करता हो उसको लिख लीजिएगा। एपनीज पर्वत हम बताया कहाँ है, ये इटली में पूरे नॉर्थ टू साउथ है। उसके बाद लिखिएगा पेरेनीज पर्वत, हैश करके लिखिएगा वहीं पे इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए। लिखिए पेरेनीज पर्वत, पेरेनीज हमने यहाँ लिखा हुआ है पेरेनीज। लिखिए पेरेनीज माउंटेन इज अ नेचुरल बाउंड्री, a natural boundary between Spain and France। लिखिए पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच एक प्राकृतिक सीमा है। इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, करेक्ट ना? तो ये एरिया कंफर्म हो गया, ये एरिया हो गया। लिखिएगा पिनाइन माउंटेन, उसी में हैश में जोड़ दीजिए। पिनाइन माउंटेन इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। लिखिए पेनाइन पर्वत ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये 3 पर्वत का सीरीज बना। पेरेनीज सबसे इजी, किन 2 देशों के बीच? फ्रांस और स्पेन के बीच। एपनीज इटली, पिनाइन ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिएगा इटली का जो दक्षिण एरिया है, ये एरिया पूरा का पूरा कौन सा सागर होगा? ये भूमध्य सागर का एरिया है। और भूमध्य सागर एरिया जो है वो ज्वालामुखी क्षेत्र है। इस एरिया में सीरीज और वॉल्केनोज मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे इटली का ये जॉइंट मिलता हो, इसको थोड़ा रीड कर दो या कुछ ऐसा जो ज़्यादा दिखाई दे। ये एरिया यहाँ पे देखिएगा एटना है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, या एक ज्वालामुखी के रूप में ही याद रखिएगा। यहाँ पे साउदर्न एरिया में देखिएगा एक ज्वालामुखी है जिसको हम स्ट्रोम्बोली कहते हैं, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। यहाँ पे इस बीच में एक मिलेगा, दैट इज सिसली, एक सिसली मिलेगा। तो पूरा ही भूमध्य सागर जो है एक इटली का सराउंडिंग एरिया एक ज्वालामुखी एरिया है, जहाँ पे 3 ज्वालामुखी का परिचय लिखे। सिसली, सिसली में हमने ऐसा लिखा है, सिसली ऐसे भी लिखे, पूरा ही लिखे सिसली, राइट ना? ये स्ट्रोम्बोली लिखा होगा आपने, इतना लिखा होगा। सो ये पूरा का पूरा इटली का एरिया है। इटालियन प्रायद्वीप को कंटिन्यू करते लिखिए, लिखिए इटली का दक्षिणी क्षेत्र इटली का दक्षिणी क्षेत्र भूमध्य सागर का क्षेत्र है। लिखिए द साउदर्न एरिया ऑफ इटली, द साउदर्न एरिया ऑफ इटली इज नोन फॉर मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर का क्षेत्र है, इज नोन फॉर मेडिटेरियन सी। यह क्षेत्र एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। दिस एरिया इज नोन फॉर वॉल्केनिक इरप्शन। यह क्षेत्र ज्वालामुखी क्षेत्र है, इज नोन फॉर वॉल्केनिक इरप्शन। द नोटेड वॉल्केनोज आर, लिखिए इसके प्रमुख ज्वालामुखी हैं। द नोटेड वॉल्केनोज आर, नंबर लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा स्ट्रोम्बोली, ये हमने लिखा है, इसको लिखिएगा स्ट्रोम्बोली, ऐसा कुछ लिखिए स्ट्रोम्बोली।
स्ट्रोम्बोली, इसको हमने इंग्लिश में यह लिखा है स्ट्रोम्बोली। क्या लिखा? स्ट्रोम्बोली। लिखिए, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इज अ लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, इज नेम्ड एज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस जानते होंगे। लाइट हाउस वो होता है कि अगर आपको वहाँ रोशनी है तो सागरीय क्षेत्र में जो जहाज चलते हैं उसको डायरेक्शन मिलता है, तो क्या हुआ? लाइट हाउस। द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। इसको लिखो, यह सक्रिय ज्वालामुखी है। इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो। तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा लिखेंगे एटना। सॉरी, हाँ एटना तो सही लिखो, इसको करेक्ट करते हैं। एटना लिखो, यह इटली के दक्षिण में स्थित है। एटना इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इटली। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करके लिखा रहा हूँ, फिर बात करते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन सिसिली पेनिनसुला। यहाँ पे लिखेगा इट इज लोकेटेड ऑन सिसिली पेनिनसुला। लिखो, यह सिसिली प्रायद्वीप पर स्थित है। यह दक्षिण में स्थित है और लोकेशन हमने बताया, लोकेटेड ऑन सिसिली पेनिनसुला। नहीं, पहले लिखे तो मैंने कहा ना करेक्शन, सिसिली पेनिनसुला लिखा। सिसिली पेनिनसुला में कौन सा ज्वालामुखी है? एटना। करेक्ट, यहाँ तक सही लिखा। जो मैंने ये लोकेशन लिखाया था इसमें करेक्शन थोड़ा कर रहा हूँ। जो यहाँ हमने सिसिली लिखा है ना, इसको करेक्ट कीजिए थोड़ा सा और इसको लिखिए विसुवियस। क्या नाम हुआ? जो आइलैंड है वहां पे क्या कौन सा है? विसुवियस, राइट ना? तो थर्ड ज्वालामुखी लिखिएगा माउंट विसुवियस। थर्ड क्या हो गया? माउंट विसुवियस। लिखिए, माउंट विसुवियस एक डॉर्मोंट या सुसुप्त ज्वालामुखी है, ऐसा लिखते हैं। सुसुप्त, इसको लिखते हैं हम डॉर्मोंट। डॉर्मोंट वो होता है जो कभी इरप्शन होता है कभी नहीं होता है, रुक के होता है। ऐसे ज्वालामुखी क्या बोलते हैं हम? सुसुप्त। ऐसा मैचिंग में भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हमने करेक्शन किया इस मैपिंग में। एक पहला जो लोकेशन था वो करेक्ट था, क्या था वो? स्ट्रोम्बोली, सब सही लिखा। एटना का जो लोकेशन है उसको करेक्ट करा के हमने क्या लिखाया? ये सिसिली प्रायद्वीप पर है, राइट ना? जो थर्ड ज्वालामुखी हमने बताया वो क्या है? माउंट विसुवियस। ये किस तरह का ज्वालामुखी है? डॉर्मोंट है। सही लिखा? ओके ना? ठीक है। तो ये हमारा इटालियन एरिया हो गया। इटली के दक्षिण में आएंगे। देखिएगा इस मैप को एक बार फिर से आप रिकैप कीजिए तो लगेगा कि यूरोप आपने पढ़ा है। ये एरिया नंबर 1 क्या कहलाया? नहीं, पूरा एरिया स्कैंडिनेविया। ये एरिया क्या था? बाल्टिक स्टेट। ये एरिया क्या था? ज्यूटलैंड पेनिनसुला। नंबर 4 ये एरिया क्या था? नंबर 5। यहां तक हम लोगों ने जर्नी की है, बीच का एल्पाइन हमने पढ़ा। अब यहाँ पे देखिएगा एक एरिया है जो ये ट्रायंगुलर एरिया है और ये काला सागर की ओर जाके जुड़ता है। जैसे भारत का मैप बनाते हैं वैसे साउथ का एरिया जुड़ता है और इस एरिया को हम बाल्कान कहते हैं। एक्चुअली क्या है, वहां पे बाल्कान पर्वत है, उस पर्वत के कारण उस संपूर्ण प्रदेश को हम बाल्कान कहते हैं। और एक इंग्लिश फ्रेज है बल्कनाइजेशन, ब्रेकिंग इनटू पीसेस। यहाँ का ये कैरेक्टर है कि यहाँ ढेर सारे छोटे देश हैं जैसे पीसेस टुकड़ों में बटे हों। उसमें सबसे साउथ में देखिएगा ग्रीस होगा, क्रोएशिया होगा, यहाँ पे मैसिडोनिया होगा, ऐसा देश मिलेगा। यहाँ बुल्गारिया,
सर्बिया, इस तरह के देश आएंगे। सम ऑफ द 5-6 कंट्रीज को हम याद कर लें तो बाल्कान का परिचय हो जाएगा, राइट ना। तो ये दक्षिण यूरोप का हिस्सा है जहाँ पे ये बाल्कान पर्वत है, उससे इस प्रदेश का नामकरण पड़ा। क्या कहते हैं उसको? बाल्कान प्रदेश। उसके देशों को लिखें, तरह लिखेगा नेक्स्ट टर्म के रूप में। अब बाल्कान प्रदेश आप बना लीजिए, इसको बाल्कान माउंटेन लिख दीजिए। और बाल्कान पर्वत के दक्षिण में जितना एरिया बनता है वो देश कौन सा हो गया? बाल्कान। इसका परिचय आप ग्रीस से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पे एक देश हुआ करता था युगोस्लाविया, कभी सुना होगा? तो युगोस्लाविया भी भारत की तरह था। तो युगोस्लाविया में जितने प्रोविंसेस थे, राज्य थे, वहाँ भी भाषाओं का डिमांड हुआ, राइट। जैसे हमारे यहाँ तेलुगु, तमिल, मलयालम जितने लैंग्वेज हैं, तो सभी राज्यों ने अपने में डिमांड किए। आज के दिन में युगोस्लाविया खत्म हो गया। मैप पे कहीं आपको युगोस्लाविया नहीं नजर आएगा, एक डॉट नजर आएगा, वो नजर आएगा मोंटेनेग्रो। जैसे पूरे इंडिया का स्टेट डिसइंटीग्रेट हो जाए तो राज्यों के नाम से जानेंगे ना। तो युगोस्लाविया का ओरिजिनल हिस्सा क्या है आज के दिन में? मोंटेनेग्रो। सारे स्टेट खत्म हो गए। तो यहाँ पे ग्रीस सबसे साउथ में है, एथेंस यहाँ पे, क्रोएशिया है, मैसेडोनिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है ना। नाम लिखिएगा बाल्कान स्टेट, बाल्कान राज्य लिखिए, बाल्कान राज्य। हाँ लिखिए, बाल्कान राज्य का नामकरण बाल्कान पर्वत के आधार पर हुआ है। लिखिए, बाल्कान रीजन इज नेम्ड आफ्टर, बाल्कान रीजन इज नेम्ड आफ्टर बाल्कान माउंटेन। बाल्कान प्रदेश का नामकरण बाल्कान पर्वत के आधार पर हुआ है। तो बाल्कान स्टेट आर नेम्ड आफ्टर बाल्कान माउंटेन। लिखो, बाल्कान पर्वत के दक्षिणी प्रदेश को बाल्कान राज्य कहते हैं। लिख, द साउथ ऑफ बाल्कान माउंटेन, the south of Balkan mountain is named as Balkan state, are named as Balkan states। लिखिए, बाल्कान पर्वत के दक्षिणी क्षेत्र को बाल्कान राज्य कहते हैं, बाल्कान स्टेट। अब देशों का नाम लिख लीजिए। लिखिए, इस प्रदेश के प्रमुख देश हैं। लिखिए, द मेजर कंट्रीज ऑफ दिस रीजन आर, इस प्रदेश के प्रमुख देश हैं ग्रीस, मैं लिख देता हूं, ग्रीस, क्रोएशिया, क्रोएशिया से नंबर दे देंगे तो हो जाएगा, मैसिडोनिया, बुल्गारिया। देखो, बुल्गारिया को आप ऐसे जानिए, बुल्गारिया सर्बिया को, जैसे इंडिया पाकिस्तान में ऐसा रहता है, विवादित रहता है ना, हमेशा एक दूसरे की चर्चा करके भी खुश होते हैं। तो ये यूरोप का ऐसा देश है, उसमें दोनों के बीच तनाव हमेशा रहता है। क्या देश हो गया? बुल्गारिया सर्बिया। तो ईस्टर्न एरिया है बुल्गारिया सर्बिया का एरिया, ठीक ना। जो वेस्टर्न एरिया है वो है आपका क्रोएशिया एंड मैसिडोनिया का, राइट। मैसिडोनिया को जानते होंगे, हाँ, वेस्टर्न एरिया। ये आपका ग्रीस हो गया, यहाँ पे ये एरिया क्रोएशिया का हो गया, फिर मैसिडोनिया का हो गया, और इधर का एरिया बुल्गारिया एंड सर्बिया। देखो, इतना भी बेसिक मैप है तो आपको पूरी वर्ल्ड का एक विजन क्लियर हो जाता है, राइट ना। तो इस एरिया को आपने कर लिया, करेक्ट ना। अच्छा, अब देखिएगा यूरोप का जो ईस्टर्न एरिया है, यूरोप का सबसे ईस्टर्न एरिया, उसी मैप को रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, यहाँ पे देखोगे कि
देखिए वो एशियन कंट्री है जिसे मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। यहाँ पे एक झील नजर आएगा, वो झील है कैस्पियन सी। क्या है? और कैस्पियन सी और काला सागर के बीच में एक पर्वत है। यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे पर्वत है जिसको बोलते हैं हम कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस स्टेट भी बोलते हैं। ये कौन सा सागर हो गया? कैस्पियन। ये क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच का जो पर्वत हुआ, क्या नाम हुआ? कॉकेसस। कॉकेसस एरिया में 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान। इसको मैं यहां लिख देता हूं 1 2 3 करके। जॉर्जिया पहला, आर्मीनिया और तीसरा अजरबैजान। ध्यान दीजिए, ये 3 देशों को किस नाम से जानते हैं? कॉकेसस स्टेट। राइट लिखिए, टर्म के रूप में लिखिएगा। नेक्स्ट टर्म कॉकेसस राज्य। कॉकेसस राज्य हमने तो लिखा हुआ है कॉकेसस स्टेट। ये क्या हुआ? कॉकेसस राज्य हो गया। तो कॉकेसस माउंटेन है, उसके नाम से प्रदेश को क्या कहा? कॉकेसस स्टेट। उसमें पहला कंट्री हो गया जॉर्जिया, दूसरा आर्मेनिया, तीसरा नाम लिख लिया अजरबैजान। हमने लिखा तो है, हाँ ये अजरबैजान है जो आपका ईस्टर्न एरिया हुआ। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को समझिए तो बेहतर होगा। अगर पूछ दे कि इसमें से लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, इन इन तीनों देशों में स्थलरूप देश कौन सा है जिसकी समुद्री सीमा नहीं है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। आपको फर्स्ट नॉलेज के तौर पे नजर आएगा कि आर्मेनिया बीच में है तो इसका समुद्री सीमा नहीं होगा। दूसरा नॉलेज के रूप में आएगा कि अजरबैजान जो है उसका कैस्पियन सी के तट पे है। एक कंट्री है जिसका काला सागर के तट पे है, कौन सा? जॉर्जिया का। जो लैंडलॉक कंट्री की परिभाषा होती है उसमें यह है कि अगर कोई देश अंतः सागरीय देशों के झीलों के तट पर भी है उसे लैंडलॉक माना जाएगा। बात समझ गए? ऐसा कोई देश जो ऐसे झील के किनारे हैं जिसकी समुद्री सीमा नहीं बनती है तो उसे लैंडलॉक मानेंगे। मान लीजिए कि कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी सागर से नहीं जुड़ता है, तो कैस्पियन सी के किनारे जितने देश हैं वो क्या हुए? लैंडलॉक हो गया। तो यहाँ पे अजरबैजान क्या हो गया? लैंडलॉक कंट्री हो गया। जो आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो लगेगा ये सागर तट पे है, ये लैंडलॉक नहीं है। जो ये है जॉर्जिया, तो जॉर्जिया क्या है? काला सागर से जुड़ा हुआ है, फिर वो काला सागर भूमध्य सागर से जुड़ता है। तो इसमें एक ही कंट्री है जो लैंडलॉक नहीं है, वो कौन सा? जॉर्जिया ना, पहला कंट्री जॉर्जिया है, बाकी दोनों लैंडलॉक है। तो लिखिएगा टर्म के रूप में, लिखिए कि कॉकेसस प्रदेश में 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। There are 3 countries in Caucasus region. There are 3 countries in Caucasus region. 3 देश हैं जो कॉकेसस प्रदेश में हैं। These are Georgia, Armenia and Azerbaijan. लिखिए Azerbaijan is located near the Azerbaijan near the coastal boundary of Caspian Sea. Near the coastal region of Caspian Sea. लिखिए अजरबैजान कैस्पियन सागर के तटीय प्रदेश में स्थित है, लोकेटेड नियर द कोस्टल एरिया ऑफ कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर के तटीय प्रदेश में स्थित है। जॉर्जिया काला सागर के तट पर स्थित है। Georgia is located close to Black Sea. लेकिन इस प्रदेश में आर्मेनिया और अजरबैजान स्थल रूप देश हैं।
तो ऐसे लिखते हैं, स्थलरुद्ध, लैंडलॉक्ड। लेकिन इस प्रदेश में जॉर्जिया और अजरबैजान स्थलरुद्ध देश हैं। लिखिए, जॉर्जिया एंड अजरबैजान आर द लैंडलॉक्ड कंट्री इन दिस रीजन। जॉर्जिया और अजरबैजान क्या है? स्थलरुद्ध देश हैं। सो एक ही देश है जो लैंडलॉक्ड नहीं है, वो कौन सा हुआ? अच्छा सुनिए, मैंने जो लिखाया इस तीन सीरीज में रखिए, फिर लैंग्वेज या करेक्शन आ जाएगा। ये क्या हुआ? जॉर्जिया। तो जॉर्जिया लैंडलॉक्ड नहीं हुआ। ये क्या हुआ? आर्मेनिया। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नोट्स में रह जाएगा तो ब्लेंडर हो जाएगा। आर्मेनिया, अजरबैजान। इसमें लैंडलॉक कौन कौन हुआ? हाँ, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, अगर आपके नोट्स बुक में चला गया तो गलत रह जाएगा। आर्मेनिया और अजरबैजान क्या है? लैंडलॉक है। लिखिए, जॉर्जिया काला सागर से जुड़ा हुआ है। पहले लिखा दिया मैंने। अच्छा, ओके ना। द लास्ट थिंग देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कर्ज प्रायद्वीप मिला। हाँ, लिखिएगा कर्ज प्रायद्वीप। हाँ हाँ, लिखिएगा कर्ज प्रायद्वीप, कर्ज पेनिनसुला। लिखिए, कर्ज पेनिनसुला इज लोकेटेड इन ब्लैक सी। कर्ज पेनिनसुला हमने लिखाया था पहले। कर्ज पेनिनसुला इज लोकेटेड इन ब्लैक सी, काला सागर के तट पर स्थित है। इन ब्लैक सी एरिया, कर्ज पेनिनसुला। कर्ज एटलस में देखोगे तब पता चलेगा। हाँ, देखो ये क्लास तो एंड हो रहा है ना। इस क्लास से दो तरह के बच्चे यहाँ से जाएंगे। जब क्लास समापन होगा तो दो तरह के बच्चे जाएंगे। जो एक तरह का साउंड आ रहा है वो भी बच्चे जाएंगे, और दूसरे बच्चे जो अभी लिख रहे हैं वो भी जाएंगे। नहीं, ये कमिंग 30 डेज में क्या सीखा इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी स्थिर हैं, राइट ना। तो दूसरी चीज़, आपने कहाँ से पढ़ के आए ये भी महत्व रखता है, राइट। तो ये जो साउंड्स है उसको कम कीजिए, और अननेसेसरी साउंड है दोनों ही बात है। तो कर्ज, चूंकि कर्ज कभी आपने देखा नहीं, कर्ज पहली बार नजर आ रहा होगा, और जो फर्स्ट टाइम आप सुनते हो वो ऑड ही लगता है। ये क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। ढेर सारे क्वेश्चन। आप उसको एटलस लेके जब पीसफुली अपने रूम में बैठेंगे तो लगेगा कि यूरोप हमें आता है अब, राइट ना। यूरोप का भले आपको क्लाइमेटिक एरिया नहीं आता होगा, इकोनॉमिक ह्यूमन नहीं आता, हमने पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन जो पॉलिटिकल एरिया है और फिजिकल एरिया है वो अब आपको आता है। उससे जो भी क्वेश्चन होगा वो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास चूँकि मैं फुल लेंथ पढ़ाऊँगा, इन चीज़ों को मैं डिटेल पढ़ाऊँगा, तो अननेसेसरी नहीं। ये क्लास एक शानदार क्लास हो जो इन तक आपको फील हो कि मैं ज्योग्राफी एक्चुअली पढ़ाऊँ, ठीक ना। तो पीसफुली पढ़िए और उसको अपनी सहजता से बनाए रखिए। एटलस लेके कल के क्लास में आइए और नियत 9 बजे तक आ जाइए, ठीक है। कोई नहीं, 5 मिनट लेट कोई नहीं होता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।